नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। हमने पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी पढ़े हैं उससे आज आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से स्थल थे और कितने स्थल थे और कौन वहाँ से कब खुदाई हुई थी, उसके खुदाई करता कौन थे और उसे क्या क्या साक्ष्य मिले थे। आज हम उससे ही रिलेटेड और उसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो उसमें नहीं आ सकता था, उससे थोड़ा बाहर थी, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। इसमें आपको सारी सिंधु सभ्यता की जो भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे बस इसी से पूछे जाएंगे, इससे एक भी बाहर नहीं रहेगा। इसको मैंने एक टेक्निकल टाइप से आप लोगों के बीच रखने का काम किया है, जिससे कि मैंने सोचा है कि अगर आप लोग एक नज़रिए में अगर आप सिंधु सभ्यता को देखें तो तुरंत सरसरी निगाहों में तुरंत आ जाए, ठीक ना। इस तरह से मैंने इसको आपको सजा के आपके पास पेश करने का काम किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता जैसे कि हम लोग जानते हैं 2400 से 1500 ईसा पूर्व या 1500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य को सिंधु सभ्यता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें और जानेंगे इससे पहले कौन और इसके बाद और कौन कौन से सभ्यता थे पौराणिक। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने आपको बहुत ही तथ्य के साथ रखा है और बहुत ही टेक्निकल टाइप से रखा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु सभ्यता जो था सबसे बड़ा वहाँ का जो स्थल था कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसमें सब में सिंधु सभ्यता लगा देना है, समझे। सिंधु सभ्यता ये सब जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, गुजरात और पाकिस्तान में है। गुजरात है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में है, समझे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो क्या बोलना है, गुजरात और पाकिस्तान में। गुजरात का ही क्षेत्र है, गुजरात है, पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का तो आपको क्या बोलना है, हरियाणा में है राखी गढ़ी, समझे। हरियाणा भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का तो हरियाणा का राखी गढ़ी है, समझे। उसके बाद बोले सबसे बड़ा शहर कौन सा है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को बोला गया जो पाकिस्तान में है, समझे। उसके बाद बोलेगा मोहरों का आकलन, यानी मोहर जो मिला है सिंधु सभ्यता से मिला है ना मोहर, जिससे पता चलता था कि सिंधु सभ्यता के लोग फारस के देशों से अपना व्यापार करते, यानी विदेशों से भी व्यापार करते। जो मोहर जो था, मोहरों पे कौन सा चित्र बना हुआ है, मोहरों पे जो है चित्र एक सिंगी थी है, समझे, एक श्रृंगी पशु है, ठीक ना, एक सिंग वाला घोड़ा बोलिए या कोई भी चीज़ बोलिए, वो उसी का पशु है, उसी का चित्र बना हुआ है मोहरों पर। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा मनक्का बनाने के कारखाने, यानी कि मनक्का यानी क्या, मनक्का क्या होता है, मनक्का होता है जो कि मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, समझे। मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसी को मनक्का कहा जाता है। मनक्का बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है, मनक्का बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है, लोथल और चनहुद्रो से मिला है। कहाँ से मिला है मनक्का बनाने कारखाने, लोथल और चनहुद्रो से मिला है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिपि एवं लिखावट, वहाँ की लिपि क्या थी, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में उसकी लिपि कैसी थी, यानी कौन सी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी, समझे। बस यही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद वो लिपि का जो लिखावट था कैसा था, लिखावट जो था दाएं से बाएं तरफ था, मतलब क्या, दाएं से इधर से लिखा जाता था उधर, और यानी कि दाएं से बाएं तरफ, समझे। दाएं इधर से इधर, यानी कि इधर से लिखा जाता था, इधर अंत होता था। हम लोग का जो है बाएं से दाएं है, उस टाइम में जो था दाएं से बाएं था, समझ गए ना। इधर हम लोग इधर से लिखते हैं, वो लोग इधर से लिखता था, समझे। यही है लिपि जो था वहाँ की भाव चित्रात्मक थी। लिखावट कैसे थी, दाएं से बाईं ओर थी। उसके बाद पूछा जाएगा चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के प्रथम साक्ष्य जो मिला है लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है चावल के प्रथम साक्ष्य, तो लोथल से मिले हैं, समझे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घोड़े के अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले हैं, घोड़ा का जो अस्थि पंजर के साक्ष्य, यानी कि घोड़े का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, अस्थि पंजर के सुरकोटदा और
कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। घोड़े का साक्ष्य यानी उसके हड्डी का साक्ष्य मिला है घोड़े का, जिसे अस्थि पंजर बोला जाएगा। अस्थि पंजर मतलब क्या? हाथ का या पैर का जो पंजा होता है। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य, यानी कि पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उस सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों का पूजा किया करते थे और भगवान शिव की भी पूजा किया करते थे। इसकी साक्ष्य अब कैसे मिला है, कहाँ से मिला है? तो इसकी साक्ष्य जो मिला है, इसके साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से मिला, यानी पुराने ज़माने में जो थे मानव जो थे सिंधु सभ्यता में पूजा पाठ भी करते थे। इसके ये जो है सिंधु सभ्यता में ये प्राप्त हुआ है। ठीक, शिव पूजा एवं शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। उसका सर्वाधिक प्रचलित उपासना, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी सबसे ज़्यादा उपासना करते थे? मातृदेवी की उपासना करते थे। मातृदेवी यानी कि माता बोलिए या और बोलिए, उसकी उपासना किया करती थी। उस टाइम की एक देवी हुआ करती थी जिसे मातृदेवी कहा जाता है। उसका सिंधु सभ्यता में क्या चीज़ का प्रचलन ज़्यादा था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन ज़्यादा था। कहाँ? तो सैंधव सभ्यता बोले या सिंधु सभ्यता, एक के बात हो गया। सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, समझे? आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सैंधव सभ्यता लिखा है तो सैंधव सभ्यता बोले या सिंधु सभ्यता, सब एक ही बात है। या हड़प्पा बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, सब तीनों एक ही है। सर्वाधिक पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति का प्रचलन कौन से सभ्यता में था? तो सैंधव सभ्यता में था। शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सब यानी कि मुर्दा को जो दफनाया जाता है, जो कि हमारे मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है या ईसाई धर्म में दफनाया जाता है, हाँ, उसमें जो दफनाया जाता है, इसके साक्ष्य जो मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा जान ही रहे ना, 1921 ईस्वी में जो खुदाई हुआ था हड़प्पा। उसके शवों को जलाने का साक्ष्य, जैसे हिंदू धर्म में जो जलाया जाता है लाशों को, उसका साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके युग्म समाधियाँ मिले हैं। युग्म समाधियाँ मिले हैं कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से युग समाधियाँ मिले हैं, समझे? युग समाधियाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। उसके बाद आग में पकी हुई मिट्टी, यानी कि आग में जो था पका हुआ मिट्टी, यानी कि बर्तन उर्तन बनाया जाता था ना, उसको आग में पकाया जाता था, यानी मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था आग में तपाया जाता था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ की खुदाई में? वो तो टेराकोटा, जब टेराकोटा की खुदाई हुई तब वहाँ से साक्ष्य मिला कि उस जमाने में लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उसे पकाया करते थे, इसीलिए पकी हुई मिट्टी भी बोला गया है। उसके बाद बोलेगा सड़कें एक दूसरे की ओर, यानी कि सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? सड़कें कैसी थी? समकोणीय थी, यानी एक दूसरे को काटती थी, यानी कि एक दूसरे को समकोणीय थी, समकोण बनाती थी। उसके बाद यानी कि एक दूसरे को काटती हुई सड़कें थी, वो वहाँ की सड़कें जो थी कैसी थी? तो समकोणीय सड़कें थी। एक दूसरे को काट समकोण पर एक पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में कैसी सड़कें थी? तो समकोणीय सड़कें थी। और काटती, एक दूसरे को काटती थी, कैसे कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी, समझ गए? सड़कों की दिशा कैसी थी, कहाँ कैसी थी? तो पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर सड़कों की दिशा होती थी, जिससे कि सड़क जो थे जब हवा बहती थी, हवा चलती थी, वो साफ हो जाया करती थी। पूरब से पश्चिम, ज़्यादातर हमारी जो हवाएं बहती है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जिससे कि वो साफ हो जाया करती थी। यानी कि समझ सकते हैं उसकी सड़क की जो थी बनावट, यानी कि दिशा किस तरफ से थी? पूरब से पश्चिम को, एनी टाइम पूरब से पश्चिम की तरफ ही सड़कें बनाई जाती। उसके बाद नालियाँ, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो नालियाँ बनाई जाती थी, वो नालियाँ, तो नाली का जल का बहुत अच्छा प्रबंध अगर निकासी का था तो वो सिंधु सभ्यता में ही माना गया। अभी वैसा नहीं है जैसा उस टाइम में प्रबंध था। उस टाइम में नालियों का विकास हुआ था, नाली बनाया जाता था जल की निकासी के लिए। उसके ऊपर को ढक दिया जाता था, यानी कि पत्थर वगैरह से ढक के उसी के ऊपर से सड़क बनाया जाता था, समझे? आप भी देखेंगे अभी भी है। अब तो उस टाइप का भी बनाया जा रहा है शहरों में कि नालियाँ बनाई जाती है, तो ज़्यादातर शहर में अगर नालियाँ बनती है, अगर सड़क के पास है तो पहले नालियाँ बना दिया गया, उसके ऊपर से ढाल दिया जाता है,
उस सड़क का भी काम हो जाता है। उस ये जो इसका जो विकास हुआ है सर्वप्रथम वो सिंधु सभ्यता में हुआ है, नालियों को ढककर। उसके बाद यानी पूछेगा सिंधु सभ्यता में नालियाँ कैसी रहती थी, तो ढकी रहती थी। और उसके बाद अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, सिंधु सभ्यता के पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता में सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का सबसे मूल स्रोत क्या था। अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत क्या था, तो कृषि था। वो लोग कृषि पे निर्भर थे, वो लोग कृषि प्रधान थे, समझे। और पूछा जाएगा आपको सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब क्या, उसका जो जायदाद होता था या कोई भी अथी होता था, वंशज जो बढ़ता था, माँ के नाम से ही जाना जाता था, यानी कि मातृसत्तात्मक था, माँ के नाम से जाना जाता। अभी जो है हम लोग का पितृसत्तात्मक, यानी कि पिताजी के नाम से हम लोग को पहचाना जाता है, यानी कि जाना जाता है। कोई भी जायदाद हो या कुछ भी हो, उसमें अगर कुछ भी वंशावली बनते तो पिताजी के नाम से बनते। उस टाइम में जो थे वंशावली हो या कोई भी चीज़ अगर होता था तो मातृसत्तात्मक यानी कि माँ के नाम से ही प्रचलित हुआ जाता था, माँ के नाम से ही पहचाना जाता था। समझ दोस्तों, इनका समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। जान के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। वहाँ पे बहुत भयानक बाढ़ आया था सिंधु सभ्यता में, समझे। सिंधु नदी में बहुत भयानक बाढ़ आया था, जिससे कि वहाँ की सारी चीज़ें धूमिल हो गई। उस टाइम में तो नहर तालाब इतना बड़ा बांध का विकास नहीं हुआ था, जिस कारण वहाँ की सारी सभ्यताएं सारी वस्तुएं धुलीन हो गई। उसका देखिए नोट एक है, मेसोपोटामिया की अधिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, यानी कि ये जो है एक वर्ड है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से, यानी कि मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है, समझे। मेसोपोटामिया जगह है जहाँ पे कि एक अभिलेख मिला है जिसमें लिखा हुआ है मेलुहा शब्द है, समझे। उसका अभिप्राय भी जो है सिंधु सभ्यता से ही मिलता है, समझे ना। आप लोग समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि सिंधु सभ्यता को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, ताकि मैंने अपना बेस्ट से भी बेस्ट करने का इसमें कोशिश किया हूँ। ताकि हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक पॉलिटी हो, ये जो है आर्ट्स जो है जो भी है, बहुत एकदम इतना ठोस कर दूंगा, इतने ईजिली पढ़ाऊँगा कि आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा और पूरा याद हो जाएगा, समझे। देखिए उसके बाद क्या क्या और एक दो सभ्यता थी, विदेशी सभ्यता थी, भारत की नहीं थी। देखिए पारस की सभ्यता, समझे। फारस या बोलिए पारस बोलिए, पारस की सभ्यता। पारस की सभ्यता के बारे में जानते हैं, ये जो था 500 ईसा पूर्व था पारस की सभ्यता, समझे। ये विकास इसका कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था, समझे। पारस की सभ्यता का विकास ईरान में हुआ था, विकसित कहाँ हुआ था, ईरान में, समझे। ईरान का ये सभ्यता थी। जैसे भारत में सिंधु सभ्यता था ना, वैसे फारस की या पारस की सभ्यता बोलिए या फारस बोलिए, समझे। फारस की सभ्यता कहाँ थी विकसित, ईरान में था। इसका अधिकार क्या था, यानी कि अधिकार कहाँ था, तो पूरे अरब पर्याय द्वीप पर इसका अधिकार था। फारस की सभ्यता का अधिकार पूरे अरब पर्याय द्वीप पर था, और इसका विकास कहाँ हुआ था, तो ईरान में हुआ था। भाषा यहाँ की क्या थी, तो फारसी भाषा थी, समझे। धर्म क्या था, तो फारसी धर्म था, समझे। उसके बाद अंत कौन कैसे हुआ, सिकंदर ने इसका अंत किया था। फारस की सभ्यता का अंत कौन किया था, सिकंदर ने किया था। और कहाँ विकसित था, तो ईरान में था, समझे। उसके बाद पीली नदी की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व था, 5000 ईसा पूर्व में था पीली नदी की सभ्यता, समझे। ये विदेशी सभ्यता बता रहा है आपको, भारत की नहीं विदेश की सभ्यता बता रहा है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीसीएस में, समझे। अब पीली नदी की सभ्यता क्या है, पीली नदी की सभ्यता विकसित कहाँ हुआ था, तो चीन में, ये चीन की सभ्यता थी। इसका विकास चीन में हुआ था, पीली नदी की सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे था, हांगो नदी के किनारे था। उसके बाद प्रसिद्धियाँ इसमें क्या थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि थी, यहाँ की जो भूमि थी हांगो नदी के पास, यानी पीली सभ्यता में, पीली नदी की सभ्यता में वहाँ की जमीन जो थी बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए एक प्रसिद्ध हुआ था, समझे। ये हांगो नदी के किनारे है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच चला था, समझे। इसी तरह से आप लोग अपने थी में लगे रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है, नोट्स में काम आएगा। लाइट बंद करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, एक दो लाइट और लगाएंगे।
अनार हो गया होगा। ये जो लाइट है ना, कभी कभी ज़्यादा लाइट दे देता है, कभी कम, लेकिन मरकरी मेरा सही है। और 2-3 लाइट लगने वाले, लगा लेंगे, ठीक ना। अभी एक नेट का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, अभी वाईफाई भी नहीं लगाए हुए हैं। एक अपना लैपटॉप भी लेने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे क्वालिटी में वीडियो मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद जितना भी अभी जो वीडियो अभी 20 मिनट 14 मिनट का मिल रहा है ना, समझे, उसके बाद एक दो, उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी सब्जेक्ट का रहेगा, जो भी चैप्टर का, जैसे सिंधु सभ्यता में 2-3 वीडियो हो गया ना, इसको एक में डाल के, एक में ही सारा वीडियो को मर्ज करके आपको उसमें डाल दिया जाएगा, समझे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सिंधु सभ्यता अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, समझे। शेयर वेयर करते रहिए दूसरे के पास, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक वाइक ठोकवाते रहिए दूसरों से, ठीक है। पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अभी लॉकडाउन है, अभी मौका है पढ़ने का, ठीक है। इजाज़त दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।